जतिन बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे इस काली लड़की के साथ शादी क्यों की तूने? आस पड़ोस वालों ने सभी ने देखा होगा तुझे। पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे क्या सही किया है? ये काली लड़की सिर्फ अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए तूने इससे शादी कर ली। अरे इससे बेहतर तो हम इस आद्या को ही घर से बाहर निकाल देते। जरा तो हमारी इज्जत के बारे में सोच लेता। देखिए माँ, मैंने प्रेरणा से शादी केवल इसीलिए नहीं की है क्योंकि वो अच्छा खाना बनाती है, बल्कि इसीलिए की है क्योंकि वो इस दुनिया में अकेली है। उसका मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। और ये लड़की आद्या से हर काम में 100 गुना बेहतर है। चुप करो जतिन, तुमने मेरे साथ गलत किया है। अरे मेरे साथ शादीशुदा होते हुए भी तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो? तुम्ही ने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया है। अगर तुम अच्छा खाना बनाती, अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनकर दिखाती, तो मैं प्रेरणा के पास कभी नहीं जाता। तुम्हें मैंने और माँ ने अच्छा खाना बनाने के लिए मोहलत भी दी थी, लेकिन तुमने उस मोहलत का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है आद्या। वो सब मैं नहीं जानती। मैं इस शादी को नहीं अपनाऊंगी और ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। निकालो इसे बाहर। अरे तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? तुम्हारा अब मुझ पर कोई हक नहीं रहा और ना ही इस घर पर। अब इस घर की बहू और मेरी धर्म पत्नी सिर्फ प्रेरणा है। पहले मैंने इज्जत का ध्यान रखते हुए तुम्हें और तुम्हारे नखरों को सहा, लेकिन अब मुझे मेरी इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी। अब मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगा। इसीलिए मैंने प्रेरणा से शादी की है और यही मेरी बीवी है। तो इसीलिए अब से तुम्हारे नखरे में नहीं सहने वाला। क्या? देखो आद्या, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो रहो, वरना दफा हो जाओ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रहा। प्रेरणा, चलो हमारे कमरे में चलते हैं। फिर जतिन प्रेरणा को लेकर कमरे में चला जाता है और ये सब देखकर आद्या के तो होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या हो गया माँ जी? एक पल में ही मेरी दुनिया इधर की उधर हो गई। अगर तू वक्त रहते ही सुधर जाती ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नालायक कही की, अब बैठ रोती हुई। जब आद्या जतिन के कमरे से गुजर रही होती है, तभी उसे कमरे में से जतिन और प्रेरणा की हंसी मजाक की आवाज सुनाई देती है। इस फोटो में तो तुम एकदम जोकर लग रहे हो। क्या? जोकर कैसे बोला? अब तो तुम गई। रुको, अरे ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। अगर मैं अपने पति को पहले ही खुश रख पाती तो आज वो कहीं नहीं जाता, लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगी। ये मेरा घर है और मैं इस घर की बहू हूँ, जतिन की पहली बेबी हूँ। तो फिर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? अगर कोई यहाँ से जाएगा तो ये कल हो जाएगी, मैं नहीं। फिर एक दिन जब मालिनी घर के बाहर निकलती है, तभी, क्या रे मालिनी, तू तो बड़ी इज्जत वाली बनती फिरती थी, लेकिन तेरे बेटे ने क्या किया? उसने तो दूसरी शादी कर ली, और वो भी एक काली लड़की के साथ। अरे क्या हुआ मालिनी? तेरी बोलती क्यों बंद पड़ गई? पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी तू, तो अब क्या हुआ तुझे? लेकिन एक बात बड़ी बुरी लगी मुझे। पहली बहू में गुण नहीं थे और अब दूसरी बहू में शक्ल ही नहीं है। कितनी बदसूरत है वो। बेचारी मालिनी। मालिनी को अब बहुत गुस्सा आता है और वो सर झुकाकर वहां से निकल जाती है। और घर आने पर, ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म मटर कचौरी और अदरक वाली चाय बनाई है। मुझे कुछ भी नहीं खाना है, इसे तू ही खा ले। और हाँ, मुझसे दूर ही रहे तू। मुझे तेरी ये बदसूरत शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना दूर रह।
पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। मेरे तो भाग ही फूटे हैं सच में। पहली बहू भी बेकार थी और दूसरी भी वही निकली। शायद मेरे नसीब में बहू का सुख है ही नहीं। फिर रात होने पर प्रेरणा ये सारी बातें जतिन को बता देती है। तुम फिक्र मत करो प्रेरणा, माँ ऐसी बिल्कुल नहीं है। जरूर बाहर वालों ने उन्हें भड़काया होगा, इसीलिए वह गुस्सा हुई होगी। उन्हें थोड़ा वक्त दो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम उनका दिल जरूर जीत लोगी। हाँ जतिन, मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बुरा तो लगता ही है ना। अब तो मेरा काम भी मैंने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, तो दिन भर में जब काम से ब्रेक मिलता है तब मेरे पास कोई नहीं होता। माँ जी और आद्या तो अपने कमरों में मुंह फुलाकर बैठे होते हैं। कोई बात नहीं प्रेरणा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। चलो आज हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाने चलते हैं। ठीक है जतिन। फिर प्रेरणा और जतिन दोनों साथ में आइसक्रीम खाने जाते हैं, जिससे प्रेरणा को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और उन दोनों को साथ में देखकर आद्या को बहुत जलन होने लगती है। उस काला टीका प्रेरणा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अरे आद्या, ये सब तुझे पहले ही समझना चाहिए था। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर एक दिन मालिनी को बहुत तेज भूख लगती है और वो रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगती है। ये छोले भटूरे तो उस प्रेरणा ने बनाए हैं। अब क्या करूं, बहुत तेज भूख लगी है मुझे तो। खा लेती हूँ, वैसे भी घर पर कोई नहीं है। फिर मालिनी वो छोले भटूरे खा लेती है। अरे वाह, ये छोले भटूरे तो कितने शानदार बने हैं। ऐसी टेस्ट तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इसका मतलब जतिन सच कहता था, प्रेरणा कमाल का खाना बनाती है। अब ऐसे ही रोजाना जब जब प्रेरणा खाना बनाती है तब मालिनी के मुंह में पानी आता रहता है और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। अरे ओ प्रेरणा बहू, चल मेरे लिए भी खाना लगा दे। क्या सच में माँ जी? अरे हाँ हाँ, अब जल्दी से दे दे मुझे, ज्यादा नौटंकी मत कर। हाँ माँ जी, अभी परोसती हूँ। फिर मालिनी बड़े ही छाव से प्रेरणा के हाथ का बना हुआ खाना खाती है। मानना पड़ेगा, वैसे खाना तो एकदम बेहतरीन बना लेती है तू। बस सुंदरता के मामले में पीछे रह गई थोड़ी, पर गुणों की पक्की है तू। धन्यवाद माँ जी। प्रेरणा की ये तारीफें सुनकर आद्या को बहुत गुस्सा आता है। ये नहीं हो सकता, आज माँ जी ने इस कल्लो की तारीफ कर दी। कल को अगर इन दोनों के बीच में जम गई और माँ जी ने इसे सर आंखों पर बिठा दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन माँ, मैं और प्रेरणा परसों हनीमून के लिए जा रहे हैं। हम एक हफ्ते बाद ही लौटेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहे हो? एक बहुत ही सुंदर जगह है माँ। हम जिस रिसोर्ट में रुकेंगे वो झरने, पहाड़ और पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब तूने इज्जत की बर्बादी तो कर ही दी है, तो जो करना है कर बेटा। मैं क्या ही कहूँ तुझसे। अरे माँ, ऐसा मत कहिए ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इज्जत की बर्बादी की है, लेकिन एक बार आप मेरी तरफ से भी सोचिए ना। जो भी हुआ है वो बदलते हालातों के कारण ही हुआ है। रहने दे बेटा, मेरा सर तो पहले से ही फटे जा रहा है। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। लेकिन माँ, इतना कहकर मालिनी वहां से चली जाती है और उनकी ये सारी बातें आद्या सुन लेती है। अच्छा, तो ये दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कि ये दोनों मेरे होते हुए हनीमून पर कैसे जा सकते हैं। इनकी खुशियों पर अगर मैंने ग्रहण ना लगा दिया तो मेरा नाम भी आद्या नहीं। हनीमून के लिए निकलने से पहले प्रेरणा नाश्ता बनाने लगती है। तभी जतिन उसे आवाज लगाता है और वो रसोई के बाहर चली जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर
आध्या वहां पर आती है और वो खाने में पेट खराब होने वाली दवा मिला देती है। अब आएगा मजा। तभी वहां पर प्रेरणा आती है। अरे आध्या, तुम यहाँ पर? हे भगवान, कहीं इस कल्लो ने मुझे खाने में मिलावट करते हुए देखा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो बोल देती मुझे। हाँ तो मेरी भी रसोई है ये। अब रसोई में आने के लिए तुमसे इजाजत लेनी होगी क्या मुझे? अरे ऐसा मैंने कब कहा आध्या? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे देती हूँ ना, क्योंकि अब इस रसोई को मैंने अपने हिसाब से बदल दिया है, तो तुम्हें चीजें जल्दी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बस यहाँ पर पानी पीने आई थी। फिर आध्या पानी पीकर वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब लड़की है। खैर, मुझे क्या, जल्दी से टिफिन पैक कर देती हूँ, निकलना भी तो है। फिर हनीमून पे जाने से पहले जतिन घर में नाश्ता कर लेता है, लेकिन रास्ते में अचानक से उसका पेट खराब हो जाता है और उन्हें फिर से घर लौट कर आना पड़ता है। हे भगवान, अरे ये क्या हो गया तुझे बेटा? अच्छा भला तो निकला था तू, लेकिन अब क्या हुआ तुझे? ये सब इस काली कलूटे के कारण ही हुआ है। अरे तुझे इतनी सी भी अकल नहीं है क्या? सफर के दौरान कोई इतना तला भुना हुआ खाना खाता है क्या? हाँ प्रेरणा, तुमसे ये लापरवाही कैसे हो सकती है? अब देखो जतिन की हालत कितनी खराब हो चुकी है। लेकिन मैंने तो कोई तला भुना हुआ नाश्ता बनाया ही नहीं था, सब हल्का ही था ताकि पेट खराब ना हो। तो फिर उसके बाद भी ये सब कैसे हो सकता है? खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस सब के बारे में बात ना ही करें तो ही बेहतर रहेगा। मुझे आराम करना है। इस हादसे के बाद में प्रेरणा अब काफी हैरान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब मालिनी का व्रत होता है तभी, अरे प्रेरणा बहू, मेरे लिए थोड़ी साबूदाना खिचड़ी बना दे, आज मेरा व्रत है। ठीक है माँ जी, आज तो मैं माँ जी की खिचड़ी बिगाड़ूंगी और सारा इल्जाम जाएगा इस बेचारे कल्लो पर। फिर आध्या रसोई में जाकर नमक के डब्बे में से सारा नमक निकाल देती है और वो उसमें पीसी हुई चीनी मिलाती है और प्रेरणा उस चीनी को नमक समझकर उसे साबूदाना खिचड़ी में मिलाती है, जिससे वो खिचड़ी एकदम मीठी बन जाती है। अरे रे 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 रे, ये घटिया खिचड़ी खाकर मेरे तो मुंह का पूरा स्वाद ही बिगड़ गया। अरे मेरे व्रत का खाना था ये, इसे बिगाड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? निर्लज्ज कहीं की। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैंने तो नमक ही डाला था इस खिचड़ी में, तो फिर ये मीठी कैसे बन गई? अरे शांत रहे, अब ज्यादा सफाई मत दे और इस सच्चाई को स्वीकार कर कि तूने एक बेस्वाद खिचड़ी बनाई है और तुझसे भी खाना बनाने में गलतियां हो सकती हैं। खुद को ज्यादा महान समझने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मालिनी से डांट खाने के बाद में जब प्रेरणा नमक का डब्बा चेक करती है तभी उसमें नमक ही होता है। अरे इसमें तो नमक ही है, फिर माँ जी की खिचड़ी मीठी कैसे बन गई? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सही समय रहते ही इस डब्बे में फिर से नमक मिला दिया था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि ये कल्लो फिर से आएगी यहाँ पर और इस डब्बे को जरूर चेक करेगी। प्रेरणा को यही बात खाई जाती है। फिर बाद में, क्या हुआ प्रेरणा, किस सोच में डूबी हुई हो तुम? अरे हो जाती है गलतियां, अब छोड़ो भी उस बात को। वैसी बात नहीं है जतिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले दिनों में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आध्या ने ही किया है। मतलब अब मुझे याद आ रहा है, उस दिन जब मैं हनीमून पे जाने से पहले नाश्ता बना रही थी, तभी मैं 1 मिनट के लिए रसोई के बाहर गई थी और तभी वहां पर अचानक से आध्या आ गई थी, जबकि आध्या रसोई में ज्यादा आती ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी ने तुम्हारे नाश्ते में पेट खराब होने की दवाई मिलाई है, क्योंकि मेरा जो नाश्ता था
उसे खाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और ये सब उसने इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हारी और माची की नजरों में बुरी बन जाऊं। क्या? हाँ जतिन, और रही बात खिचड़ी में नमक की जगह चीनी मिलाने की, तो ये करामाती भी उसी की होगी। उसी ने ही नमक के डिब्बे में पीसी हुई चीनी रखी होगी ताकि मुझे माजी से डांट मिले। हाँ प्रेरणा, शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो ऐसा कर सकती है। फिर जतिन और प्रेरणा ये सारी बातें यामिनी और आद्या को बताते हैं, और उनकी ये सारी बातें सुनकर आद्या पूरी तरह से डर जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आओ आओ बहुरानी, गृह प्रवेश करो। जी माँ जी, ये सब क्या नौटंकी चल रही है माँ? आप ये सब होने कैसे दे सकती हो? भैया ने एक किन्नर से शादी की है, लोग क्या बोलेंगे हमें? हाँ विभा, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो सरासर गलत है। इस रिश्ते को मत स्वीकारो। इस मूर्ख ने तो एक लड़का होकर एक किन्नर से शादी की है। छी, शर्म आ रही है मुझे तो। राजदीप जी, क्या एक किन्नर इंसान नहीं होती क्या? थोड़ी देर पहले मोहित ने ही आप सबको साफ साफ बताया है कि उसे किसी शरीर लिंग या किन्नर से नहीं, बल्कि लज्जो की आत्मा से, उसकी रूह से प्यार हुआ है। और मेरे बेटे की खुशी जिसमें है, मेरे लिए तो वही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच माँ, मेरे प्यार को समझने के लिए और लज्जो और मेरे रिश्ते को स्वीकार कर उसे इज्जत और प्यार से अपनाने के लिए। हाँ माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। पापा जी, सोनल, आप दोनों चाहे मुझे स्वीकारो या ना स्वीकारो, लेकिन मैं अपना बहू और भाभी होने का फर्ज पूरी शिद्दत से निभाऊंगी। राजदीप और सोनल तो लज्जो से बात ही नहीं करते, लेकिन फिर भी लज्जो उनके साथ बात करती है। वही बस्ती में जब हीरा और वो दूसरी किन्नर घर आती है, तभी वो अप्सरा को बोलती है कि लज्जो कहीं भाग चुकी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे लज्जो तुम दोनों को छोड़कर भाग कैसे सकती है? पता नहीं अम्मा, मैं और दुलारी हम दोनों पकोड़े खा रहे थे, उतने में 1 मिनट में ही वो गायब हो गई। हाँ अम्मा, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। हाय राम, मुझे तो लगा ही था कि ये नास पिटी नालायक लज्जो एक ना एक दिन कुछ ऐसा ही कांड करेगी। अरे फोन लगा कर दे मुझे, जल्दी फोन लगा उसे। हाँ हाँ अम्मा, अभी लगाती हूँ। फिर अप्सरा जब लज्जो को फोन लगाती है, तभी उसका कॉल मोहित उठाता है और वो गुस्से से अप्सरा को कहता है, देख अप्सरा, अब लज्जो तेरी चेला नहीं रही, मेरी धर्मपत्नी बन चुकी है। इसीलिए आइंदा से इस नंबर पर फोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? लज्जो ने शादी कर ली? अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो एक किन्नर है, और एक किन्नर कभी सुहागन नहीं बन सकती। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। वो तेरे साथ नहीं रह सकती। भेज दे उसे वापस हमारे पास, क्योंकि वो दुनिया उसके लिए बनी ही नहीं है। ये तय करने वाली तुम होती कौन हो? अरे तुमने उसे पाला पोसा है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक उसने भी काम किए हैं। और खबरदार, जो मेरी लज्जो पर आंख उठाकर भी देखा तो अब मेरी लज्जो उस नर्क में कभी वापस नहीं जाएगी। चल रख फोन। मोहित की बातें सुनकर अप्सरा गुस्से से लाल हो जाती है। ये नहीं हो सकता, वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? अरे मैंने उसे बचपन से संभाला है, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया ये सब? लेकिन ये सब तुम दोनों को जरूर पता होगा। क्यों? है ना? बताओ मुझे जल्दी, ये आखिर बात क्या है?
नहीं अम्मा, हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ अम्मा, हमारा यकीन कीजिए। अरे चुप करो तुम दोनों। आज तुम्हारे कारण वो यहाँ से चली गई। एक चेला मेरा कम हो गया। और आज तो मैं तुम दोनों की ऐसी खाल उधेड़ूंगी कि तुम दोनों फिर कभी किसी की मदद नहीं कर पाओगी और करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। फिर अप्सरा हीरा और दुलारी को खूब मारती है, लेकिन वो दोनों अपनी सहेली लज्जो के लिए मार खा लेती है और मन ही मन में लज्जो की शादी के लिए बहुत खुश भी होती है। वही दूसरी तरफ, माँ, आपने थोड़ी देर पहले ये सब क्या किया है? अरे भैया इतने स्मार्ट दिखते हैं और उनके लिए तो आपको एकदम टॉप क्लास लड़की चाहिए थी ना, तो फिर आपको आज ये क्या हो गया? हाँ विभा, अरे तुमने उस किन्नर को स्वीकारा भी कैसे? तुम्हें पता भी है क्या कि आज तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है? उस नालायक मोहित के कारण हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मुझे सब पता है और आप दोनों जो भी कह रहे हैं वो सब सही और जायज है, लेकिन अगर मैं उस वक्त वहां तमाशा करती तो हमारा बेटा हमसे दूर हो जाता। उस पर इस समय प्यार का भूत सवार हो चुका है और ऐसे में वो हमारे खिलाफ जाकर बगावत करने में भी पीछे नहीं हटता। तो फिर अब हम क्या करें माँ? अब तुम दोनों बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। हमें उस किन्नर को मोहित से अलग करना ही होगा और वो कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो दोनों अलग हो जाएंगे और तब मैं अपने मोहित के लिए मेरी मनपसंद लड़की लाऊंगी। फिर लज्जा और मोहित को अलग करने के लिए अब विभा अपनी चाल चलना शुरू करती है। एक दिन वो और सोनल दोनों मोहित की कॉलेज फ्रेंड नताशा से मिलते हैं और वो उसे कहते हैं, नताशा, तुम्हें बस उसे क्लब लेकर जाना है और उसे ढेर सारी शराब पिलाकर उसके साथ घर वापस आना है। और हाँ, उसके शर्ट पर अपने लिपस्टिक का निशान छोड़ना मत भूलना, ठीक है ना? और हाँ, भैया शायद तुम्हारे अकेले के बुलाने पर ना आए, इसीलिए उनसे कहना कि कॉलेज के बाकी दोस्त भी आने वाले हैं, तभी वो वहां पर आएंगे। अच्छा ठीक है सोनल, आप दोनों चिंता मत कीजिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। फिर नताशा प्लान के मुताबिक मोहित को क्लब बुलाती है और उसे ढेर सारी शराब पिलाकर घर लेकर जाती है। और रात में मोहित को देखकर घर के सभी लोग हैरान रहते हैं। मोहित, तुमने इतनी सारी शराब कैसे पी ली? मोहित जी, देखिए ना राजदीप अंकल, अब आपका बेटा मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। बोल रहा था कि उसे आज की रात मेरे साथ ही बितानी है, पर इसकी हालत देखकर मुझे इसे यहाँ पर लाना पड़ा, वरना ये अकेला कैसे आता। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो भैया को यहाँ पर लेकर आई। चलो तो फिर मैं चलती हूँ, मेरे मोहित बेबी का ख्याल रखना। इतना बोलकर नताशा वहां से चली जाती है और लज्जा को बहुत दुख होता है। और अगले दिन जब वो मोहित के शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखती है तब उसे बहुत दुख होता है। अरे मेरी बीवी साहिबा, क्या हुआ है आपको? आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आपने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन ये सच्चाई कोई बदल नहीं सकता कि मैं एक किन्नर हूँ और आप एक आदमी। आप कल उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? आपके शर्ट पर लिपस्टिक के निशान भी है और आपने आखिरकार ये साबित कर ही दिया कि आपका प्यार कितना खोखला और झूठा है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो लज्जो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी कसम, मैंने नताशा के साथ कुछ नहीं किया है। और तुम अपने आप को क्यों दुखी करके ले रही हो? मैं ऊपर वाले की सौ खाकर कह सकता हूँ कि मैं अगर इस दुनिया में किसी से तहे दिल से प्यार करता हूँ तो वो केवल तुम हो लज्जो, बस तुम। फिर वो लिपस्टिक के निशान, वो सब क्या था? कहीं आपने शराब के नशे में वो सब? नहीं लज्जो, मैंने पी जरूर रखी थी,
लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं कभी नशे की हालत में अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकता। और वह लिपस्टिक के निशान उसने जरूर जानबूझकर लगाए होंगे ताकि तुम्हारे और मेरे बीच में झगड़े हो। वो वैसी ही है। और लज्जो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू रज्जो। मोहित की बातें सुनकर लज्जो शर्मा जाती है और उसका गुस्सा 1 मिनट में ही खत्म हो जाता है। जी ठीक है मोहित जी, लव यू टू। ओए होए होए। क्या मोहित जी आप भी? लज्जो और मोहित के झगड़े फौरन ठीक हो जाते हैं और अब वो दोनों हनीमून पर भी जाते हैं। और ये सब देखकर विभा, राजदीप और सोनल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है। अब उनके लौटने के बाद विभा एक नई चाल चलती है। वो जानबूझकर घर पर पड़ोसन का बच्चा लाती है और उसके साथ खेलने लगती है। अल्ले मिला बच्चा, इतना प्यारा है ले तू, अल्ले ले ले। अरे माँ, अब आप दादी होने का सुख दूसरों के बच्चों को ही देखकर ले लो, क्योंकि भैया के कारण अब हम उनकी औलाद का सुख तो नहीं देख सकते। भाभी किन्नर जो ठहरी, वो आपको बच्चा कभी नहीं दे पाएगी। सोनल की ये बातें सुनकर लज्जो को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी मोहित उसे जाकर शांत करता है। अरे तुम रो क्यों रही हो लज्जो? बस करो, चलो शांत हो जाओ। मोहित जी, मैंने आपको शादी का सुख तो दे दिया, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बहुत सारी तकलीफें दे रही हूँ। मुझे अपनी बीवी बनाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैं वहाँ बस्ती में ही ठीक थी। खबरदार जो आइंदा से ऐसी घटिया बातें की तो। अरे किसने कहा कि तुम मुझे तकलीफ दे रही हो? अरे तुमसे शादी करने के बाद तो मेरी जिंदगी में रौनक आई है। और किसने कहा कि माँ वही होती है जो जन्म देती है? अरे पैदा करने वाली से बड़ी संभालने वाली माँ होती है, प्यार करने वाली होती है। और रही बात बच्चे की, तो हम उसे गोद ले सकते हैं। लेकिन प्लीज लज्जो, तुम्हें मेरी कसम, ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपनी ये कीमती आंसू मत बहाया करो। मेरा दिल बहुत दुखता है। प्लीज लज्जो। ठीक है मोहित जी। फिर मोहित लज्जो को अपने सीने से लगाता है और सोनल और विभा की अब सारी चालें नाकामयाब हो जाती है। अरे माँ, आप तो बड़ा कह रही थी कि आप यूं चुटकियों में इन दोनों को अलग कर दोगी, लेकिन ये दोनों तो हमारी साजिशों के चलते दूर होने की जगह और ज्यादा करीब आ रहे हैं। अब बस हुआ, बहुत चल ली हमने चाले। अब तो उस किन्नर को घर से बाहर निकालने का एक ही रास्ता बचा है और तभी वो किन्नर हमारे जिंदगी से दूर हो जाएगी। लेकिन वो क्या है माँ? अप्सरा। फिर विभा अप्सरा को बुलाती है और अप्सरा रोमा के साथ आकर मोहित की गैर मौजूदगी में लज्जो को अपने साथ लेकर जाने लगती है। छोड़िए, छोड़िए मुझे। अम्मा, रोमा, मुझे मत ले जाइए। मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। प्लीज अम्मा। चलना पड़ेगा तुझे, क्योंकि तू एक किन्नर है और तेरी असली जगह वहीं पर है, यहाँ पर नहीं। माँ जी, पापा जी, सोनल, इन्हें रोकिए ना। मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। अरे ले जा इसे अप्सरा और ऐसी जगह पर भेज दे जहाँ पर मेरा बेटा कभी ना पहुँच पाए, और इसी में इन दोनों की प्रेम कहानी खत्म होनी चाहिए। बहुत खूब विभा, ये चाल तो तुमने बड़ी अच्छी चली है। अप्सरा अब लज्जो को दूसरे शहर की बस्ती में लेकर जाती है और वहां उसे खूब मारती है। अब तू इसी बस्ती में रहेगी। लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? कहाँ लेकर आई हो आप मुझे? मुझे मेरे पति के पास जाना है। प्लीज अम्मा। अरे चुप कर, तेरा पति अब तुझ तक कभी पहुंच नहीं पाएगा, भूल जा उसे अब। अप्सरा लज्जो को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। लज्जो के पास ना तो मोबाइल होता है
और ना ही मोहित तक पहुंचने का कोई और जरिया। और इस तरह से वो बेचारी उस अनजान शहर में फंस जाती है। वही जब मोहित को लज्जो के गायब होने के बारे में पता चलता है तब वो उसे बहुत ढूंढता है। ऐसे कैसे गायब हो सकती है लज्जो? कहाँ गई होगी वो? कहीं अप्सरा ने तो। फिर मोहित अप्सरा के पास चला जाता है। अरे पगला गया है क्या रे तू? अगर मुझे उस धोखेबाज लड़की को यहाँ फिर से लाना ही होता तो फिर चाहे कुछ भी करके किसी भी हाल में मैं उसे यहाँ पर लेकर ही आती। लेकिन वो अब हम सबके लिए मर चुकी है और तू भी यहाँ से चला जा। ठीक है, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना प्लीज अप्सरा। ये मेरी तुमसे छोटी सी गुजारिश है। मोहित अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। किस्मत ने अब मोहित और लज्जो को अलग कर दिया था। क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? आखिर इनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है, जानने के लिए देखना ना भूले इस कहानी का अगला भाग। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। रीना की हाल ही में त्रिवेदी परिवार के छोटे बेटे करण से शादी हुई होती है। उसके ससुराल में उसकी सास सुनीता, जेठ अरुण और जेठानी जानवी होती है। रीना का फैशन काफी मॉडर्न और बोल्ड होता है। वही उसकी जेठानी का फैशन बिल्कुल किसी पुराने जमाने जैसा होता है। एक दिन, अरे वाह रीना बहू, क्या बात है, सच में तुम्हारे कपड़े तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, एकदम नए जमाने के हैं और ये तुम पर सुंदर भी बहुत लगते हैं। थैंक यू माँ जी, बहुत फैशनेबल हो तुम बहू। कल किटी पार्टी में भी आस पड़ोस की औरतें यही कह रही थी कि तुम्हारी नई बहू तो मोहल्ले में सबसे सुंदर है, उसके फैशन और सुंदरता के आगे सब कुछ फेल है। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। अरे वाह माँ जी, सारी आंटीज को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। और ये जो कुछ भी मैं पहनती हूँ और जैसी भी मैं दिखती हूँ, इस सब का श्रेय मेरी माँ को जाता है। उन्होंने ही मुझे बचपन से ऐसे रखा है। रीना की इतनी तारीफें सुनकर अब उसकी जेठानी जानवी को बहुत जलन होने लगती है। जिसे देखो वो तो बस रीना की तारीफ ही करता रहता है। वो उसके फैशन सेंस को कितना पसंद करते हैं। ये रीना के आने के बाद तो सब मुझे भूल ही गए हैं। मेरी भी तो तारीफ होनी चाहिए ना। अब मैं भी रीना की तरह ऐसे ही नए जमाने के कपड़े पहनूंगी। फिर अगले दिन जानवी अपने पति अरुण की पुरानी जीन्स को छोटे शॉर्ट्स के शेप में काटती है और उसे पहनकर घर में सबके सामने आती है। सभी घर वाले उसका ये रूप देखकर चौंक जाते हैं। ये लीजिए माँ जी, आपकी मसाले वाली चाय। और अरुण, देवर जी, आप दोनों के लिए ये कॉफी। और रीना, तुम दोपहर की सब्जी काटना शुरू कर दो। अरे बेशरम बेहया औरत, तुझे ये इतनी छोटी चड्डी पहनकर हम सबके सामने आने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई क्या? तेरी अक्ल क्या घास चरने गई है क्या, जो इतने अभद्र कपड़े पहने हैं तूने? और नहीं तो क्या जानवी, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? देखो अरुण, ये कोई नौटंकी नहीं है, ये तो मेरा फैशन है। और माँ जी, मुझे जैसे जीना है मैं वैसे जीऊंगी, जैसे रहना है वैसे रहूंगी। आप लोग मुझे कुछ नहीं बोल सकते। भाभी, आपको अगर जीन्स और टॉप पहनना था तो आप फुल जीन्स पहन लेती ना। आपने एक जीन्स को इतने छोटे शॉर्ट्स में क्यों कट किया है? क्योंकि इस नालायक को अंग प्रदर्शन जो करना है, सारी लाज शर्म छोड़ दी है इसने। अरे अगर तुझे छोटे ही कपड़े पहनने हैं तो अपने कमरे में पहनना नालायक। ये सबके सामने इतनी छोटी चड्डी क्यों पहनी है तूने? चुप रहिए आप सब। आज तक मैंने बहुत संस्कारी तरीके से रह लिया, लेकिन अब नहीं। अब से मैं ऐसे ही फैशनेबल कपड़े पहनूंगी। घर के सभी लोग जानवी को खूब सुनाते हैं
लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनती और वो अब घर में ऐसे ही छोटी चड्डी पहनकर या फिर छोटे स्कर्ट पहनकर रहने लगती है। एक दिन की बात है। अरे ओ बेवकूफ लड़की, कहाँ पर चली? अरे माँ जी, मैं तो बाजार जा रही हूँ। लेकिन जानवी भाभी, बाजार जाना है तो आप पूरे कपड़े पहनकर जाइए ना। ये शॉर्ट्स पहनकर क्यों जा रही हो आप? और नहीं तो क्या। अरे अपनी देवरानी को देख, ये रीना भी नए जमाने की स्टाइलिश कपड़े पहनती है, लेकिन तेरे जैसे दुनिया को अपना बदन नहीं दिखाती फिरती। हाँ भाभी, बाहर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे आपको? आप जिसे फैशन कह रही हो वो फैशन नहीं है। चुप रहो रीना, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हें मुझे यह फालतू की टिप्पणी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे इस नए फैशन से जलन हो रही है, क्योंकि अब मेरी भी तारीफ होगी जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं भाभी, ऐसा तो। रीना की पूरी बात सुने बगैर जानवी वहां से चली जाती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इस जानवी का क्या नाटक चल रहा है। ये तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रहेगी। जानवी बाजार में जाती है और वो लगे हाथ अरुण की दुकान पर भी जाती है। अरे जानवी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो भी इतनी छोटी चड्डी में? यहाँ पर सारे मेरे पहचान के लोग आते हैं। हाँ तो उसमें क्या होता है, ये मेरा स्टाइल है। वहां पर खड़े बाकी के आदमी शर्मिंदा होकर अपना सर नीचे की तरफ घुमाते हैं और जानवी के वहां से चले जाने के बाद में सभी अरुण को सुनाने लगते हैं। अरे अरुण बेटा, ये तुम्हारी बीवी ने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे? वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी घर की बहू है, और एक अच्छे घराने के होने के बावजूद ये सब करना शोभा देता है क्या? हाँ अरुण भाई, ये सब सही नहीं है। थोड़ा बहुत बोल्ड फैशन समझ आता है, लेकिन इतना भी फैशन अच्छा नहीं लगता। उनकी बातें सुनकर अरुण को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वो घर जाने के बाद में जानवी को बहुत सुनाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जानवी, अपने इस घटिया फैशन को जल्द से जल्द बंद करो, क्योंकि ना तो सिर्फ तुम अपनी बल्कि हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो। चुप रहो अरुण, तुम लोगों की इज्जत की चाहे धज्जियां उड़े, गुजिया उड़े या भजिया उड़े, मुझे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सब कुछ सही कर रही हूँ। मेरा फैशन ही सबसे बेस्ट फैशन है। जानवी की बातें सुनकर अरुण अपना सर पकड़ लेता है। फिर एक दिन जब घर पर पूजा होने वाली होती है, तभी सभी अच्छे से ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन जानवी उस दिन भी बॉक्सर्स ही पहनती है और बेशर्मों की तरह पंडित जी के सामने आती है। हे भगवान, छी 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 छी, सुनीता जी, ये कैसे अभद्र कपड़े पहने हैं आपकी बहू ने? जानवी, तुझे कोई शर्म नहीं आती क्या? आज घर में पूजा है और तू इतनी छोटी चड्डी पहनकर आई है। जानवी, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि आज पूजा में साड़ी पहनकर आना है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आज भी फिर से तमाशा करना था। अरे भाभी, कम से कम आज पूजा के दिन तो ढंग के कपड़े पहन लेती। सुनीता जी, अपनी बड़ी बहू से कहिए कि ये कपड़े बदल कर एक सुहागन की तरह लाल साड़ी और हरी चूड़ियां पहनकर आए, वरना मैं ये पूजा करूंगा ही नहीं। तुमने सुना नहीं क्या जानवी बहू कि पंडित जी ने क्या कहा? अब जाओ और जाकर लाल साड़ी पहनकर आओ। निर्लज्ज होने की भी हद होती है, लेकिन इस औरत ने तो सारी हदें पार कर दी है। नहीं माँ जी, मैं अपने कपड़ों को चेंज नहीं करूंगी। आप लोग भुलक्कड़ हो क्या? आखिर बार बार क्यों कहना पड़ता है आप लोगों को कि ये मेरा फैशन है? और पंडित जी, अगर आपको इतनी ही तकलीफ हो रही है तो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए
और फिर पूजा शुरू कीजिए, क्योंकि मैं तो अपने कपड़ों को बदलने से रही। क्या सुनीता जी, आपकी बहू कितनी ढीठ और बदतमीज हो चुकी है। जानवी बहू, तुम्हें एक बार कही बात समझ में नहीं आती क्या? जल्दी जाओ और जाकर साड़ी पहन कर आओ। नहीं माँ जी, मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे आप। जानवी ढीठ की तरह अपनी जिद पर अड़ी रहती है और जिस कारण पंडित जी निराश होकर वहां से चले जाते हैं और घर में कोई पूजा भी नहीं होती। देखा, तेरी वजह से पंडित जी भी चले गए। एक पंडित को निराश करना कितना पाप का काम होता है। अरे तुझे आखिर हो क्या गया है? क्यों दिन रात ये चड्डी पहनने लगी है तू? ये कोई चड्डी नहीं है माँ जी, बल्कि ये तो बॉक्सर्स है, और मैं जानती हूँ कि ये मुझ पर बहुत ज्यादा जच रहे हैं। अरे क्या खाक जच रहे हैं? देखो जानवी, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, वरना जिस दिन मेरा माथा फिर गया ना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। आप लोगों को जो कहना है कहते रहिए, लेकिन मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली, और करूंगी तो अपने मन की ही, समझे आप सब। अब मैं तो जा रही हूँ बाहर, क्योंकि आज मुझे शॉपिंग मॉल में जाकर खूब सारी शॉपिंग करनी है, और वहां पर मैं अपने पिंक वाले शॉर्ट्स पहन कर जाऊंगी। एकदम प्यारी सी शॉर्ट्स है वो शॉर्ट्स पहनने के बाद तो सभी लोग मुझे देखकर पागल हो जाएंगे। जानवी के इस बर्ताव को देखकर घर वाले सभी उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर एक दिन जब जानवी की सहेलियां घर पर आती है, तभी वो उसके चड्डी वाले फैशन को देखकर उसका खूब मजाक बनाती है। क्या यार जानवी, इस चड्डी को पहनकर तो खुद को फैशनेबल समझ रही है? क्या बात कर रही है यार तू? कुछ भी। सच में जानवी, इस चड्डी में तो तू बहुत ही ज्यादा फनी लग रही है। अरे फनी क्या, अभद्र लग रही है। मैं तो कहती हूँ इस चड्डी को भी तूने क्यों पहन के रखा है? इसे भी निकाल दे, फिर तो तू और भी ज्यादा फैशनेबल बन जाएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा है। और जानवी, तू तो एक नंबर की इडियट है। अरे तू जो कुछ भी पहन रही है उसे फैशन नहीं, बल्कि उसे पागलों जैसा रहना कहते हैं, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो चड्डी पहनने का फैशन करता होगा, और नहीं तो क्या। अरे अपनी देवरानी को देखो, कितनी सुंदर है वो, कितने स्टाइलिश और एकदम प्यारे से आउटफिट पहनती है वो। कुछ सीख उससे। अपनी ही सहेलियों से इतनी खराब बातें सुनकर जानवी बहुत भावुक हो जाती है, और उनके जाने के बाद वो अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी वहां पर रीना आती है और उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछने लगती है। बस भाभी, मत रोइए। देखा ना तुमने रीना, किस तरह मेरी सारी सहेलियों ने मेरा मजाक उड़ाया। देखिए भाभी, आप पहले तो रोना बंद कीजिए, और आप जैसी हो वैसी ही सुंदर हो और फैशनेबल भी हो। और रही बात मेरे फैशन की, तो मेरी परवरिश ही बचपन से इसी तरह हुई है। ये सब कपड़े तो मैं बचपन से ही पहनती आ रही हूँ, और अगर आपको मेरे फैशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना था तो आप मुझसे पूछ लेती ना, लेकिन नहीं, आपने बस अपने मन की ही की और छोटे कपड़ों को ही फैशनेबल समझ बैठी। हाँ रीना, सारी गलती मेरी है। मैं तुमसे जलने लगी थी, लेकिन जलने के बगैर मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। तुमने तो पहले दिन भी मुझे कहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने मेरी कोई भी राय नहीं ली, लेकिन अब भी कोई देर नहीं हुई है। अगर आपको फैशनेबल रहना है तो फैशन बदन ढककर भी किया जा सकता है। अब आगे से मुझसे कोई भी चीज पूछ के किया करो। मैं आपकी अपनी हूँ, थोड़ी ना कोई पराई हूँ। आपको सब मैं अच्छा ही बताऊंगी। हाँ रीना, तुम सही कह रही हो।
अब अगर आगे से मुझे कोई भी फैशन करना हो तो मैं तुमसे ही पूछ कर करूंगी। वैसे भी ये चड्डी जैसा फैशन करके मुझे भी काफी अजीब लग रहा था, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि मैं गलत थी। और इस तरह रीना के समझाने के बाद जानवी अगले दिन से नॉर्मल और ढंग के कपड़े पहनने लगती है और उसे पूरे कपड़े में देखने के बाद घर वालों को भी काफी राहत मिलती है।